हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जी की। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी को, जिसका ज्योग्राफी पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर ली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज का हमारा 8th पार्ट है, 8वां चैप्टर है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसका नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो भी बातें की गई हैं, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो भी बातें की गई हैं वो आपको मैं थोड़ी सी समरी में समझा देती हूँ। इसमें जो भी बातें की गई हैं, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बातें की गई हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? विश्व में जो है वो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनकी जलवायु अलग होती है, वहाँ का मौसम अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, वहाँ का सारी चीज़ें जो है वहाँ की अलग अलग होती है। पर उन लोगों का सेम क्या होता है? तो आप कहीं भी रहें, आप भारत में रहें, आप अमेरिका में रहें, आप जापान में रहें, आप कहीं भी रहें, आपकी जो 3 बेसिक मूल चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं किसी भी इंसान की। क्या होती है वो होती है कपड़ा, रोटी, मकान। चाहे आप कहीं रहें, आपको खाने के लिए खाने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आप कहीं भी रहें, आपको रहने के लिए घर की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो हर जगह का कल्चर अलग हो सकता है, जलवायु अलग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, पर 3 बेसिक चीज़ें जो है वो सबकी एक जैसी ही होती है, कपड़ा, रोटी और मकान। तो अभी हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि लोग जो थे पहले, पुराने टाइम के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, जानवरों को मार के कच्चा खा लेते थे। अपने रहने का कोई स्थान नहीं था उनका। पर जैसे जैसे ह्यूमन जो है वो आगे बढ़ता गया, तो उन्होंने अपना रहने का स्थान ढूंढ लिया। लोग नदियों के किनारे रहने लगे, खेती करने लगे, फसल उगाने लगे, अपना स्थायी आवास देख लिया उन्होंने, स्थायी जगह पे रहने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रोथ करती गई और अलग अलग कल्चर होता गया, पर कपड़ा, रोटी, मकान जो है वो हर इंसान की ज़रूरत बन गया। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। तो बेसिन को इन सारी बातों को समझने से पहले हम समझते हैं बेसिन क्या होता है। तो बेसिन ऐसे समझिएगा, एक नदी है। नदी में क्या होता है, एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक बड़ी नदी है जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के क्या होती हैं, आकर के मिलती हैं। जब वो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, जिस जगह पे आकर के मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जगह को हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो जो नदियाँ आकर के मिली और जो बड़ी नदी है, उन सबका जो पानी वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिन कहते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिन क्या होता है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित होता है। इसका क्या मतलब है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा कितनी होती है? 23.5 डिग्री होती है। ठीक है, कर्क रेखा कितनी होती है? ये है, ऊपर कर्क रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो साउथ होती है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आएगा। ठीक है, तो इसके बीच के जो एरिया होता है, इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को हम भूमध्य प्रदेश कहते हैं। अब भूमध्य रेखा कहाँ है? तो यहाँ पे आपको जो 0 डिग्री देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये जो 0 डिग्री है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसके 10 डिग्री उत्तर में, कितना? 10 डिग्री उत्तर में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए 10 डिग्री, 1 मिनट, 10 डिग्री आपको पहले से दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री जो है वो दक्षिण में।
10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में। बीच का जो एरिया है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय स्थान कहते हैं या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। अमेजन नदी इसी प्रकार से देशों से होकर बहती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर एवं पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, ये सब बातें बताई गई हैं आगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जब कोई नदी दूसरी नदी से आकर के जिस स्थान पर मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, और एक बेसिन का निर्माण करती हैं। नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग जैसे पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से होकर के प्रवाहित होता है, ठीक है। कहाँ से प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, और यहाँ पर ये है इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, बोलीविया, पेरू। तो इन सभी जगहों से दक्षिण अफ्रीका के इन अलग अलग जगहों से ये फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सहायक नदियाँ, वह छोटी नदी होती है। सहायक नदियाँ क्या होती है, यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से आकर के मिलती है। वो छोटी नदी जो मुख्य नदी से आकर के मिलती है उसे उस नदी का सहायक नदी कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह क्या कहलाता है, वह बेसिन कहलाता है, ठीक है। जल संग्रह क्षेत्र भी कहा जाता है और बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु क्या होती है, वैसे तो हम क्लास 6 के एक चैप्टर है पूरा जलवायु के लिए, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं अमेजन जो बेसिन है भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अभी अभी हमने देखा भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री और इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, मतलब ऊपर मतलब नॉर्थ में और साउथ में। तो इस बीच का जो एरिया है वो भूमध्य रेखा की भूमि या फिर भूमध्य रेखीय मैदान कहलाता है, ठीक है ना। आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ क्या रहती है, गर्म रहती है और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से आर्द्र और गर्म रहता है। यहाँ का जो मौसम होता है वो दिन और रात में समान रूप से आर्द्र और गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें आकर टकराती हैं तथा शरीर में चिपचिपाहट रहती है, क्योंकि आर्द्रता रहती है तो इसलिए शरीर में चिपचिपाहट रहती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। इस प्रदेश में मतलब इस स्थान पर जो भी कंट्री है, जो भी लोग रहते हैं, जो भी जगह है वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यहाँ पर देखिए बादल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, पता ही नहीं चलता है वर्षा कब होने वाली है और वर्षा हो जाती है। दिन का तापमान हाई होता है और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। दिन के समय तापमान ज़्यादा होता है, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, पर रात के समय तापमान कम हो जाता है और आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो अमेजन नदी बेसिन जो है इसकी जलवायु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्षा वन के बारे में। वर्षा वन के बारे में क्या बात की गई है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। सघन का मतलब होता है कि यहाँ पे वन जो होते हैं, वन में पेड़ होंगे तो पेड़ इतने ज़्यादा पास होते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है वो नहीं पहुँच पाता है। यहाँ के जंगल इतने ज़्यादा सघन मतलब घने होते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत जैसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप पाती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन तक जो है वो सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए वहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनको छाया में जिनकी उपजने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमलाइड पैदा होते हैं। परजीवी कौन कौन से होते हैं, आर्किड एवं ब्रोमलाइड, ठीक है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, जैसे टूकन हो गया, गुंजन पक्षी हो गया, रंगीन पक्षी हो गया, एवं पक्षी एवं भोजन के
लिए बड़ी चोंच वाले भिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षी से भिन्न होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, प्राणियों में कौन कौन पाया जाता है? प्राणियों में बंदर पाया जाता है, स्थौल पाया जाता है, चींटी खाने वाले टेम्पोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन जंगलों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजाति हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो कई सारे प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कई सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई सारे प्रकार के यहाँ पर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की भिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वर्षा वन के बारे में। वर्षा वन के निवासी, जहाँ पर वन है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ के निवासी किस तरीके से रहते हैं उस बारे में बताया गया है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष क्या करते हैं? शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। जबकि महिलाएं क्या करती हैं? जबकि महिलाएं जो है वो फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? टेपियोका, अनानास और शकरकंद। क्योंकि मछली यहाँ का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब मछली कभी मिलती है इनको शिकार में, कभी नहीं मिलती है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन सी कृषि का? कर्तन और दहन प्रकार की जो कृषि होती है उसका प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आधार क्या है? मोनियोग है। क्या है? मोनियोग है, जिसे कसाबा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जो कसाबा होता है वो आलू की तरह जमीन के अंदर से पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ठीक है। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो जहाँ पर घने वन होते हैं, ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घेरे के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। घरों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत कैसी होती है? छत जो होती है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक उपाय था, मतलब जंगल के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ आप नदी के थ्रू ही जा सकते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना क्या हो गया? संभव हो गया। अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग भी रहते थे, टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए मामलों की वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया गया है। ठीक है। निकाल दिया गया है तो वहाँ पे क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई हुई और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें किया गया तो क्या हुआ? वहाँ की जलवायु बदल गई है। तो विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। क्या क्या प्रभाव होता है? वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। ठीक है। तो पहले कुछ बेसिन इस तरीके से हुआ करता था, इस तरीके से, और बढ़ते समय के साथ साथ देखिए पेड़ पौधे किस तरीके से यहाँ पर इसमें कम होते जा रहे हैं। ठीक है। कम होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे थे, फिर इतने हो गए और अब बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, अभी तक हमने अमेजन नदी के बारे में जो बेसिन का जीवन था उसके बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं भारत, और भारत में सबसे बड़ा जो बेसिन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिक उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा है और ये है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कितने, 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जिसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अप्रवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ सहायक नदियों में ढूंढें। तो अगर आपके पास एटलस है तो वहाँ पे आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये दिखाया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। क्या दिखाया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, इस बेसिन की कुछ मुख्यतः विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झीलें पाई जाती है। चाप झीलें क्या होती है, ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको आगे की वीडियो में समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चाप झील पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है, मानसूनी है। मानसून के मध्य जून के मध्य, ठीक है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में भिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानों में ज़्यादा लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मैदानी इलाके में लोग ज़्यादा रहते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, जो समतल क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाता है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो धान कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा आदि। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागवान भी देखे गए हैं। तो मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले भी उगाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागवान मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में हमें चाय के बागवान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े, ठीक है, सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भू आकृतियाँ मतलब पहाड़ों पर वनस्पति अलग होती है, मैदानों पर वनस्पति अलग होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागमान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्णपाती पेड़ क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, तो वो किससे घिरा हुआ है, ये मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में क्या पाया जाता है, चीड़ का पेड़ पाया जाता है। देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये देखिए असम के चाय के बागान हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, और धान की खेती जो होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम।
यहाँ पे देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं बड़े कस्बे स्थित हैं। क्या क्या है, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर नदी के तट पर स्थित हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में आ जाता है, जो नदी को प्रदूषित करता है। अब शहर है और और इंडस्ट्री है, तो उनका गंदा पानी बह करके कहाँ जाता है, नदियों में आ जाता है, जो कि नदियों को क्या करता है, गंदा करता है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। यहाँ पर यातायात की दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जाते हैं, जबकि जो तटीय लोग होते हैं वो जल मार्ग से जाते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कहाँ पर है, हुगली नदी पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बुद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थान हैं। तो यहाँ पर लोग देखिए पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यमुना नदी के किनारे क्या है, ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा और नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्ध स्तूप है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। हम सब जानते हैं कि जो यमुना है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, तो आप हमारा यहीं पे ये लेसन ख़त्म होता है, चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, जैसी भी लगा करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताया करें। थैंक यू।